हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी के अंदर व्याकरण विभाग जिसमें वर्तनी देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। हम वर्तनी संबंधी कुछ जानकारियों का अभ्यास करेंगे। उन्हें लिखते एवं बोलते समय मनन करने से वर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्णों की लिखावट में सावधानी। वर्ण यानी कि अक्षर, जब हम अक्षर लिखते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी होती है वो यहाँ पर हमें बताया है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला अक्षर है ख, बराबर। तो देखो बाजू में आपको दिया गया है ख को र यानी कि जो पहला जो हिस्सा है उसको दूसरे हिस्से के साथ नहीं जोड़ेंगे अगर, तो वो र व की तरह न लिखें। इसमें ख को र व बनकर वर्ण से शब्द बन जाता है। वर्ण यानी कि अक्षर, पहले अगर जो पहला जो सब अक्षर है वो अक्षर रहता है, लेकिन जब आप र व इस तरीके से लिखोगे तो उसमें दो अक्षर हो जाएंगे और दो अक्षर होने से वो शब्द बन जाता है। और शब्द हो जाएगा जैसे कि दाना, बराबर। जैसे कि रवादार तो होता है दानेदार। चलो उसके बाद है घ। घ पर पूरी सीरो रेखा होती है, जबकि त वर्गीय व्यंजन ध का पूर्व का गोल वाला सिरा मुड़ा होता है और मुड़े भाग तथा सिरो रेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। इसी तरह थ, भ, य, स, क्ष और स्र की लिखावट में रूप से मुड़े भाग के ऊपर सिरो रेखा नहीं होती। भ के ऊपर पूरी तरह से सिरो रेखा देने में म का भ्रम पैदा होता है। चलो मतलब कि क्या दिखाया गया है आपको। यहाँ पर देखिए जो भ अक्षर है तो वहाँ पर जो हिस्सा गोल होता है उसके ऊपर सिरो रेखा, यानी कि जो आप हिंदी शब्द के ऊपर अक्षर के ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसको सिरो रेखा बोला जाता है। मतलब कि क्या, तो जब वो जो गोल वाला हिस्सा है अगर उसके ऊपर आप सिरो रेखा खींच देते हो तो वो म की तरह दिखाई देता है। इसलिए हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। चलो यहाँ पर देखिए कुछ निम्नांकित संयुक्ताक्षर एवं इन संयुक्ताक्षरों का जिन शब्दों में उपयोग हुआ है ऐसे शब्दों का अध्ययन कीजिए। संयुक्ताक्षर, इसको आप बोल सकते हो जोड़ाक्षर, यानी कि बराबर। चलो जैसे कि द और व, जहाँ पर दो ध्वनि आपको सुनाई देती है द की और व की, तो वो पढ़ा जाता है द्व। जैसे कि शब्द है विद्वान, द्वार। उसके बाद है द, यानी कि दो बार द का उच्चारण होता है। तो जैसे कि तद्दन, राजगद्दी। द के साथ म का उच्चारण होता है पद्म, छद्म। द के साथ य तो हो जाता है द्य, पद्य, विद्या। द के साथ होता है द और ध, तो यहाँ पर होगा युद्ध, प्रसिद्ध। द के साथ घ तो दग, उद्घाटन, उपोद्घात, बराबर। उद्घाटन और उपोद्घात। उसके नीचे आता है ह और य तो होता है य, बाह्य, सह्य। ह के साथ रु, ह्रु, हृदय, अप्रत। स के साथ र तो हो जाता है श्र, श्रवण और श्रेष्ठ। ट के साथ होता है र, ट्र, जैसे कि राष्ट्र और ट्रक, बराबर। चलो आगे आता है संयुक्ताक्षरों का प्रयोग हुआ हो ऐसे अन्य शब्द अपनी किताब में अनुस्वार और चंद्र बिंदु के साथ लिखना है आपको, बराबर। तो ये हमने देखा है कि संयुक्ताक्षर यानी कि जोड़ाक्षर, बराबर। तो ऐसे शब्द को आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि पूर्ण अनुस्वार होता है अंत, तो अर्ध अनुस्वार होता है आंत। गंत तो गांव, तंतु तात, दम तो होता है दांत, पंच, पांच, हंस, हंसी। चलो ऊपर दिए गए उदाहरणों में अंत, दम, पंच इत्यादि में जिस चिन्ह पे बिंदु का प्रयोग किया गया है उसे अनुस्वार कहते हैं, और दांत, आंत, पांच इत्यादि में जिन चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे अर्ध अनुस्वार कहते हैं। जो पूरा बिंदु के रूप में होता है उसको अनुस्वार बोलेंगे, और अर्धचंद्रकार के ऊपर जो बिंदु लगा होता है उसे अर्ध अनुस्वार कहा जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम। पूर्ण अनुस्वार अंग, य, ण,
न और म इन अनुशासिक पंचम वर्णों की सहायता से भी लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक अपने वर्ग के अक्षरों के साथ संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए, जैसे कि क ख ग ध के साथ अंग, सॉरी यहाँ पर क ख ग घ आएगा, आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, के साथ अंग। च छ ज झ के साथ आता है य। ट ठ ड ढ के साथ अण। त थ द ध के साथ न। प फ ब भ के साथ म। ये बराबर पूर्ण अनुस्वार दो तरह से लिखा जाता है। उसके लिखने की दो रीतें निम्नांकित है। उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, वर्ण के अंतिम अनुशासिक वर्ग के साथ और सामने दिया अनुस्वार के चिन्ह के साथ, बराबर। तो जैसे कि अगर आप ये जो अंत वाले जो हमने अक्षर देखे हैं, वर्ण देखे हैं, बराबर, अनुशासिक वर्ग के साथ अगर लिखना है तो देखो, जैसे कि शंकर लिखना है तो स के बाद अंग फिर कर, शंकर, वो उच्चारण होता है, लेकिन हम लिखते कैसे हैं तो सामने हमें दिया गया है, तो शंकर हम अनुस्वार के साथ लिखते हैं। संग, तो यहाँ पर दिया है संग। फिर देखिए अंचल, अंजन, तो आएगा यहाँ पर सामने अंजन, अनुस्वार के साथ हम लिखते हैं 3 अक्षर में, बराबर। इसी तरीके से चंचल, घंटा, डंडा, चंदन, सन, बराबर। तो उसके सामने अनुस्वार के साथ उसको कैसे लिखेंगे, सामने आपको दिया गया है। चलो, अर्धानुस्वार का उच्चारण पूरे अनुस्वार की अपेक्षा कोमल और हल्का होता है। इसे पूरे अनुस्वार की भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अंत को हम अंत लिख सकते हैं, पर आँख को आंख नहीं लिख सकते, बराबर। जैसे कि पहले आपको शब्द दिया है अंत, बराबर, तो अंत शब्द है उसको हम, ये दूसरा तरीका है, अ आधा न और त, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि यहाँ पर हमें बताया है आँख, आँख को इसी तरीके से लिखा जा सकता है, तो वहाँ पर जो है अर्ध अनुस्वार है उसको न पढ़ा जाएगा, तो हम उसको दूसरे तरीके से कि आ आधा न और ख, इस तरीके से नहीं लिख सकते, वो गलत माना जाएगा। अतएव जहाँ अनुस्वार का उच्चारण कोमल हो और जिसे अंग, य, ण, न और म आदि अनुशासिक संयुक्त वर्णों से न लिखा जा सके, वहाँ अर्धा अनुस्वार समझना चाहिए और उसे चंद्र बिंदु के साथ लिखना चाहिए। चलो, जैसे कि शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर सामान्यतः अनुस्वार तथा नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, बराबर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं, क्यों, शिरोरेखा के ऊपर और शिरोरेखा के नीचे, उन्हें, उन्होंने, इन्हें, इन्होंने, किन्हें, किन्होंने, जिन्हें, जिन्होंने, बराबर। फिर शिरोरेखा के नीचे जैसे कि यहाँ पर जो अक्षर होता है, यानी कि आपकी लाइन होती है, तो वहाँ पर जैसे कि कहाँ, आंगन, अंगना, जहाँ, गांधी, आंधी, आंग, आँख, जांग, माद, नाद, बांध और कांक, बराबर। चलो, ऐसे ही आगे देखेंगे श, श और श का प्रयोग। स से शरबत वाला स से षटकोण वाला और स से सपेरा जो होता है उसका प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, तो यहाँ देखते हैं। यदि किसी शब्द में स हो, यानी कि सपेरा वाला स हो और उसके पहले अ या तो आ हो, तो स नहीं बदलता। जैसे कि 10, बराबर, क्या है, द, स से पहले अ, यानी कि द अक्षर के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो द जब है उसके अ का उच्चारण पीछे निकलता है। फिर देखिए यहाँ पर आपको बताया है पास, घास, विश्वास, इतिहास, इन सब के पहले आ अक्षर आता है, बराबर। इसके पहले के जो अक्षर है उसके पीछे आ की मात्रा लगी है। तो जैसे कि यहाँ पर है पास, तो पास के अंदर जो पा है, पा के पीछे हम आ का उच्चारण कर रहे हैं, बराबर। चलो, यदि अ या आ से भिन्न स्वर रहे तो स का प्रयोग होता है, बराबर। आपको ये तीनों स में से कौन सा स कब इस्तेमाल करना है, बराबर। कभी कभी जैसे कि हम लिखते हैं सपेरा, तो उसके अंदर आप शरबत का स लिख दोगे तो वो गलत माना जाएगा। तो आपको जो है वो सपेरा वाला स कब इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है, बराबर। जैसे कि कोई भी शब्द है और उसके पहला का जो अक्षर होता है उसके ऊपर अ या तो आ का उच्चारण निकलता हो, तब हमें भिन्न स्वर रहे तो हमें स का प्रयोग करना है, यानी कि षटकोण वाला स का प्रयोग होता है। जैसे कि प्रेषित, आकर्षित, विषम,
भूषण, आकर्षण, हर्षित, धनुष आदि। बराबर। ह वर्ग के पूर्व स का प्रयोग होता है। बराबर। जैसे कि ह होता है तब वहाँ पर जैसे कि क्लिष्ट, विशिष्ट, नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, षडानन, षोडश आदि। ऋ के बाद श का प्रयोग होता है जैसे कि ऋषि, कृषि, ऋषि, कृषक, तृषित और ऋषभ आदि। यहाँ पर देखो आपको ये रू जो दिया है री। बराबर। जब भी री आता है और अगर उसके पास कोई भी स का उच्चारण अगर आता है तो हमें वहाँ पर षटकोण वाला जो स होता है वही हमें लिखना होता है। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। चलो आगे। आगे च वर्ग रहने पर श का प्रयोग होता है जैसे कि निश्चित। बराबर। जैसे कि कभी शब्द आता है तो वहाँ पर अगर यहाँ अक्षर च होता है तो उसके आगे आपको वहाँ पर शरबत वाला स जो बिंदु वाला स होता है वो हमें लिखना है, गोलाकार वाला जो स होता है उसका। जैसे कि निश्चित, निश्चय, निश्चल आदि। यदि स एवं स दोनों का साथ प्रयोग हो तो पहले स फिर स का प्रयोग होता है। क्रमशः स और स होगा। जैसे कि विशेष, शेष, शोषण, शीर्षक, विश्लेषण, संश्लेषण। चलो मतलब कि क्या है, एक ही शब्द के अंदर अगर स यानी कि शरबत वाला स और षटकोण वाला स प्रयोग होता है तब आपको पहले शरबत वाला स और बाद में षटकोण वाला स का प्रयोग करना होता है। तो आप देखिए जैसे कि विशेष दिया है आपको, वहाँ पर दो प्रकार के स का इस्तेमाल है, तो वहाँ पर हमेशा पहले शरबत वाला स लिखा है और बाद में आपको षटकोण वाला स दिया गया है। हर शब्द का आप ऐसे अभ्यास कीजिए। चलो फिर आएगा क, ख, ग, ज और फ का प्रयोग। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि मैं पढ़ती हूँ। कतल, कदम, कद्र, कलम, काबिल, खबर, खर्च, खानदान, खुदा, खुश। ग से है गरीब, गलत, गाफिल, गुस्सा, गैर। फिर है जमाना तो जमीन, जहर, जिंदगी, नमाज। फिर है फ़कीर, फ़र्ज, फरमान, फरेब, फुर्सत। बराबर। तो ये हो गए हमारे क, ख, ग, ज और फ से शब्द। यहाँ देखिए कि ऊपर दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखें। इनमें क, ख, ग, ज और फ के बगल में नुक्ता या तो बिंदी लगाई गई है। बराबर। इन शब्दों के बगल में बिंदी केवल इनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए लगाई जाती है। जैसे कि अरबी फारसी भाषा के इन शब्दों को निर्देशित वर्णों का उच्चारण कोमल और हल्का होता है। चलो फिर है ड और ढ का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए डमरू, डर, डाक, डाली, अकड़, बड़ाई, रणछोड़, झाड़। बराबर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है ढंग, ढक, ढेरी, ढोल, गढ़, पढ़ाई, बाढ़, सीढ़ी। अब यहाँ देखिए यहाँ पर डमरू में तो आप जब अक्षर में वर्णमाला में लिखते हो, आप जब व्यंजन में ड लिखते हो तब वहाँ उसके नीचे बिंदी लगाते हो। बराबर। फिर लेकिन डमरू में आगे क्यों नहीं लगी है और पीछे बाजू में ही शब्द देखिए अकड़, तो अकड़ के में ड के पीछे जो ड है उसके नीचे बिंदी लगी है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखिए ऊपर दिए गए नंबर 1 और 2 के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। नुक्ता वाले इन ड और ढ के संबंध में यह बात याद रखने लायक कि दोनों अक्षर कभी शब्द के शुरू में और अनुस्वार के बाद नहीं आते। चलो आगे ह्रस्व दीर्घ की भूलों के उदाहरण। चलो ह्रस्व ई और दीर्घ में जब हम छोटी ई और बड़ी ई का मात्रा लगाते हैं तब और उसमें क्या भूल होती है तो यहाँ देखते हैं। जैसे कि ईश, तो ये अशुद्ध यानी कि गलत है तो उसका होता है ईश, तो शुद्ध वाक्य। बराबर। इसी तरीके से किश तो किश, चीज तो जिश, चाहिए चाहिए, निकट तो निकट, कोशिश कोशिश, गिरना गिरना, कठिनाई तो कठिनाई। बराबर। तो देखिए शुद्ध में जो है ना वो छोटी का मात्रा उसको हम जल्दी से पढ़ते हैं। बराबर। तो यही आपको ये सारे शब्द आपको का अभ्यास करना है। आगे जाते हैं। छोटी ई की जगह ई की भूलें, यानी कि जहाँ पे हमें दीर्घ ई लगाना होता है तो वहाँ पर हम हस ई लगाते हैं तब। जैसे कि चीज, चीज नहीं होता है, चीज होता है। चीज मतलब कि सामान। बराबर। नारी,
तो होता है नारी, बराबर, वो बड़ी का मात्रा लगता है वहाँ पर। नींद, उसके बदले आता है नींद, बराबर। सती, उसके बदले आएगा सती। स्त्री, बराबर, तो यहाँ पर आएगा स्त्री। महीना, महीना आता है, बराबर। चलो, तो इसी तरीके से आपके बाकी के शब्दों को अभी अभ्यास करना है। फिर आएगा बड़ा ऊ, यानी कि ह्रस्व ऊ की जगह पर, दीर्घ ऊ की जगह पर ह्रस्व ऊ की भूलें। जहाँ पर हमें बड़ी का मात्रा लगाना है, बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है, उसकी जगह पे आप छोटे मात्रा लगाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, तूने, तूने नहीं बल्कि तूने होता है, तूने, हम जोर से उसको पढ़ते हैं और लंबा खींचते हैं। दूध नहीं बल्कि दूध बोलते हैं। पूज्य नहीं पूज्य बोलते हैं। ऊपर, ऊपर बोलते हैं। कानून, कानून बोलते हैं। दूसरी, दूसरी। पूछना, पूछना, बराबर। तो इसी तरीके से यहाँ पर आगे के शब्दों का भी अभ्यास करेंगे। चलो, उसके बाद है चौथा जो है, वहाँ पर आप ह्रस्व की जगह पर दीर्घ ऊ लगाते हैं तब। जैसे कि तुम, तुम नहीं होता है, तुम होता है। तुम्हारा बदले तुम्हारा। पहुँचना तो पहुँचना। पुजारी नहीं पुजारी। सुख नहीं तो सुख। सचमुच नहीं तो सचमुच, बराबर। चलो आगे, ह्रस्व दीर्घ की भूलों के निर्देश उदाहरण के अलावा कुछ और भूलों के उदाहरण और उनसे बचने के लिए सामान्य नियम निम्नलिखित है। यानी कि हमें कुछ और भी जो भूलें हम करते हैं, तो यहाँ पर हमें बताया है, जैसे कि जब संयुक्त अक्षर के अंत्य स्वर पर भार हो तो, जैसे कि कुत्ता, बराबर, तो वहाँ पर हमें छोटा ऊ का मात्रा लगाना है, कुत्ता। गुच्छा, तो यहाँ पर देखिए जो शब्द पीछे वाला है उसके ऊपर भार लगता है, तब हमें छोटा ऊ का इस्तेमाल करना होता है, बराबर, छोटे मात्राओं का। जैसे कि गुच्छा, तो छा के ऊपर हमारा भार होता है, तो हम यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा लगेंगे, गुच्छा। बिल्ली, तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटी का मात्रा है, बराबर। तो इसी तरीके से सारे शब्द पढ़ेंगे आप। दूसरा है, ई कारण स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूपों में दीर्घ ई ह्रस्व ई के बदले बदल जाती है, बराबर। जब स्त्रीलिंग वाला शब्द आएगा तब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर थालियाँ, बराबर, थालियाँ, बराबर। एक थाली होती है तो हम उस पर बड़ी का मात्रा लगा, लेकिन थालियाँ तो जब बहुवचन में हो जाता है वो, तब क्या होता है कि जो बड़ी का मात्रा है वो छोटी में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य में, अशुद्ध शब्द में देखिए थालियाँ, उसके बदले आएगा थालियाँ। जिंदगियाँ, तो बदले जिंदगियाँ। टोपियाँ, तो टोपियाँ, बराबर। तो सब में देखिए जब वो शब्द बहुवचन में होता है तब वहाँ पर बड़ी का मात्रा जो है वो छोटी में परिवर्तित हो जाता है। चलो और आगे, संयुक्त से आगे हुए तत्सम शब्दों की अंत्य ती अधिकतर ह्रस्व होती है, जैसे कि गति, बराबर, गति, पति, भक्ति, ये सब के अंदर जो है जो संस्कृत शब्द के होते हैं, बराबर, तो वो जो होते हैं वो छोटी के मात्रे में आएंगे। जैसे कि गति का तो होता है गति, बराबर, तो छोटी का मात्रा आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए श्रेष्ठवाचक शब्दों का प्रत्यय इष्ट की जगह इष्ट होता है, इष्ट। चलो, श्रेष्ठता यानी कि श्रेष्ठतावाचक, यानी कि जो श्रेष्ठ बताता हो, जैसे कि कनिष्ठ, बराबर, कनिष्ठ होता है, लेकिन उसके सामने जो शुद्ध शब्द होगा कनिष्ठ की जगह पे हमें लिखना है ठ, कनिष्ठ। घनिष्ठ, बराबर। फिर जैसे कि श्रेष्ठता उत्तम दर्शाता हो, जैसे कि, तो घनिष्ठ का मतलब होगा घनिष्ठ। ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, तो यहाँ पर होगा ज्येष्ठ। फिर है धर्मिष्ठ, जो धर्म में मानना होता है तो उसको धर्मिष्ठ बोलेंगे। बलिष्ठ, जो बलवान होता है तो उसको बलिष्ठ बोलेंगे। श्रेष्ठ यानी कि उत्तम प्रकृति का होता है उसको श्रेष्ठ बोलेंगे। मतलब यहाँ की श्रेष्ठता वो दर्शाता है, किसी और चीज़ों से वो अच्छा यानी कि बड़ा दिखाता है तब। चलो, ईय, प्रत्येक ई में दीर्घ होती है, जैसे कि जातीय, तो जब कोई उच्चारण ईय शब्द से होता है, जैसे कि जातीय, प्रांतीय, राजकीय, तब वहाँ पर बड़ी ई का मात्रा का इस्तेमाल होता है, बराबर। जब भी कोई शब्द के अंदर उच्चारण ईय आता है तब वहाँ पर जो ई का मात्रा होगा वो हमेशा दीर्घ ई में आएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया है आपको जातीय,
प्रांतीय, राजकीय। शुद्ध वाक्य में, शुद्ध शब्द में आपको पढ़ना है। चलो आगे। सामान्यतः इक प्रत्यय में ई ह्रस्व होता है। जब उच्चारण इक होता है तब वहाँ पर हमें ह्रस्व यानी कि छोटी ई का मात्रा इस्तेमाल करना होता है। चले जैसे कि औद्योगिक, तो उसके सामने आपको देखिए उसमें भी आपको इक शब्द पीछे इक उच्चारण आपको सुनाई देगा, बराबर। तो वहाँ पर आपको छोटी ई का मात्रा इस्तेमाल करना है। ऐच्छिक तो ऐच्छिक, दैनिक तो दैनिक, नैतिक तो नैतिक, शारीरिक तो शारीरिक, स्थानिक तो आएगा स्थानिक। चलो आगे। सामान्यतः इन प्रत्यय में दीर्घ ई का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इन पीछे जब इन उच्चारण होता है, जैसे कि अर्वाचीन, नवीन, पराधीन, प्राचीन, कुलीन, स्वाधीन, तो उसके पीछे आपको देखना कि आपको इन का उच्चारण आपको सुनाई देगा। तो उसको जब भी आप लिखते हो तो उसके अंदर बड़ी का मात्रा इस्तेमाल करना है। अर्वाचीन, नवीन, पराधीन, प्राचीन, कुलीन, स्वाधीन। पर चलो प्रत्यय संबंधी भूलें। जब प्रत्यय होता है तब हम क्या भूल करते हैं, तो जैसे उत्कर्षता, तो उत्कर्षता नहीं, सिर्फ उत्कर्ष आएगा। औदार्यता, बराबर, तो औदार्य। गौरवता, बराबर, तो सिर्फ आएगा गौरव। धैर्यता तो सिर्फ आएगा धीरता या तो धैर्य। साम्यता तो आएगा साम्य। सौजन्यता तो होगा सौजन्य, बराबर। चलो उपयुक्त शब्दों के उदाहरण से पता चलता है कि भाव प्रत्यांश शब्दों के बाद प्रत्यय लगाना ठीक नहीं है, बराबर। जब कोई भाव उसमें दर्शाया गया हो, बराबर, तब उसके अंदर हमें प्रत्यय लगाना जो होता है वो ठीक होता नहीं है। प्रत्यय संबंधी यानी कि जो हम पीछे लिखे हैं ता, बराबर, शब्द के अंदर, तो वहाँ पर वो प्रत्यय हमें लगाना नहीं होता है। चलो हलंत का प्रयोग, जैसे कि मान, वान, हान, प्रत्यांश शब्दों में हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जैसे कि श्रीमान, हलंत का मतलब यहाँ पर देखिए जो अक्षर को यहाँ पर उसका उच्चारण आधा है ऐसा दर्शाया जाता है। आयुष्मान, महान, विद्वान, बराबर। त, मम, उत, प्रत्यांश तत्सम शब्दों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्वागतम, जगत, परिषद, पश्चात, शरद, सम्राट, विद्युत आदि ये दोनों प्रचलित हैं और सभी भी, बराबर। देखिए यहाँ पर तो आपको यहाँ पर जैसे कि दुकान तो सामने लिखा है दुकान, अंजलि तो अंजलि, सर्दी तो सर्दी को किस तरीके से आपको लिखना है, बराबर, दो ही अक्षर आएंगे और उसके ऊपर र का रेफ लगेगा ऊपर। तुरंग, बराबर, तो उसको होगा तुरंग। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं बल्कि बिल्कुल यानी आधा ल हो जाएगा। विहंग के बदले आएगा विहंग। आत्मा तो आत्मा। कलश तो कलश। घबराना तो घबराना। चाहिए तो चाहिए, बराबर। इसी तरीके से सारे शब्दों का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। तो आपको जो ऊपर समझ में आया है तो उसके सामने आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप के सामने 3 का निशान लगाइए, बराबर। तो आपने जो ऊपर अभ्यास सीखा है उसी के अनुसार ये पूरा स्वाध्याय आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।